The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है टॉबी मूवी के बारे में, जो कि साउथ साइड की है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। इस मूवी में दिखाई गई है एक बाप और बेटी की कहानी, कैसे बाप अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेता है और एक हैवान बन जाता है और दुश्मनों का नाश करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक गाँव में देखते हैं जहाँ एक देवी की पूजा हो रही थी। अब वहाँ हम आनंद को देखते हैं जो कि पंडित जी से पूछता है कि आने वाले 2 दिनों में पूजा अच्छे से हो जाएगी ना। तब पंडित जी कहते हैं जिसकी बलि होने वाली है वो यहाँ पर नहीं है, और वो यहाँ पर ना ही आए तो ही अच्छा है। अगर वो वापस आएगा तो बकरा बनकर नहीं बल्कि मारी बनकर आएगा। और ये गांव वाले मारी की पूजा करते हैं जिन्हें मौत की देवी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में एक नया इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम होता है संपत, और वो वहाँ के हेड कांस्टेबल कौशल अब्बा वो उससे मिलते हैं और संपत उनसे पुलिस स्टेशन का हालचाल पूछने लगता है कि यहाँ किस तरीके के केसेस आते हैं। तभी बाहर एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती और दोनों बाहर निकलकर देखते हैं। वहाँ पर जेनी आती है और अपने पिता को 3 दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पिता घर से भाग गए हैं। और जेनी अपने नाक में जो नथुनी पहने हुई थी वो सिर्फ मारी देवी पहन सकती है, लेकिन जेनी अपने आप को मारी समझती है। कौशल अब्बास संपत को बताता है कि जेनी के पिता का नाम टॉबी है और वो एक नंबर का पागल आदमी है और पूरा गांव उसके परिवार से दूर ही रहता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में ज्यादातर फाइल टॉबी के नाम पर है। इसके बाद दोनों चर्च के फादर से मिलने के लिए जाते हैं टॉबी के बारे में जानकारी हासिल करने। फादर टॉबी की पूरी कहानी बताते हैं। एक दिन फादर क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, मगर उनमें से एक लड़का ऐसा था जो एकदम पागल था। उसे लोग बंद कर रखते थे। फादर वार्डन से कहता है कि उस लड़के से मिलना है मुझे। उसी दिन फादर पहली बार उस लड़के से मिले और वो लड़का बोल नहीं पाता था और उसका नाम क्या था ये किसी को नहीं पता था। इसलिए फादर उस लड़के से मिलकर उसका नामकरण करते हैं और उसे टॉबी नाम देते हैं और उसके साथ ही उसकी हथेली पे अपना नाम भी लिख देते हैं। फादर का नाम है फादर इग्लेसियस। टॉबी पूरे क्लास में सभी बच्चों को अपना नाम दिखाता है, मगर इसके बाद भी उसका रवैया ठीक नहीं हुआ था। वो मारपीट ही करता रहता था। इसके चलते टॉबी को जेल में बंद करके रख दिया जाता था। ऐसे ही अब वो बड़ा हो गया और आखिरकार जेल से छूट के आ जाता है। एक दिन फादर इग्लेसियस से मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो आदमी फादर से कहता है कि वो चर्च की जमीन उसे वापस कर दें, क्योंकि उस आदमी की दादी ने अपनी जमीन चर्च के नाम कर दी थी और वो आदमी जमीन को वापस लेने के लिए आया है। लेकिन फादर जमीन देने से मना कर देते हैं और वो आदमी उसे मारने की धमकी देता है। तभी वहां पर टॉबी पहुंच जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। इसके बाद फादर टॉबी को चर्च की रखवाली के काम पर रख लेते हैं, मगर चर्च में जितने भी आदमी आते थे सबसे टॉबी लड़ने लगता था, उन्हें मारने लगता था। जितने भी लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते थे सभी फादर से टॉबी की कंप्लेंट करते थे। दारू की दुकान जाकर मुफ्त की सारी दारू टॉबी पी लेता था और दुकानदार को पैसे भी नहीं देता था। तब दुकानदार जाकर फादर से पैसे मांगते हैं और इन सारे लफड़ों से फादर अब परेशान हो गए थे। एक दिन फादर टॉबी को काम से निकाल देते हैं और चर्च में आने से भी मना कर देते हैं। और फिर एक दिन जब फादर चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तभी टॉबी वहां पर मछली लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मछुआरे के साथ काम करने लगा है। इसके बाद संपत और कौशल अब्बा दोनों मछुआरे के पास चले जाते हैं और मछुआरे का नाम है दामोदर। संपत पूछता है कि तुम टॉबी को कैसे जानते हो। तब दामोदर फिर उन्हें पूरी कहानी बताने लगता है और कहता है कि जब मैं एक दिन मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ था तब वहाँ एक लड़का आया जो कि गूंगा था और उसने अपने हाथ में अपना नाम लिखा हुआ था। उसका नाम टॉबी था। तब दामोदर टॉबी को अपने साथ काम पर रख लेता है। इसके बाद दामोदर संपत को बताता है कि वो एक मुर्दा घर में काम करता था जहाँ मरी हुई बॉडी को लाकर उसे काटा जाता था, यानी कि पोस्टमार्टम किया जाता था। दामोदर टॉबी को लेकर मुर्दा घर गया और किस तरह बॉडी को काटा जाता है ये दामोदर ने टॉबी को सिखाया। टॉबी को ये काम करने में मजा आ रहा था और दामोदर समझ गया कि ये आदमी सही में पागल है, क्योंकि वो बॉडी को काट रहा था, टॉबी मुस्कुरा रहा था। फिर उसी रात दामोदर को लेकर फिर से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ बैठे बैठे दामोदर मारी देवी की कहानी सुनाता है और बताता है कि अमावस्या की एक रात यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए वो आया था और उस दिन उसने सामने देखा कि घोड़े पर सवार नाक में एक बड़ी सी नथनी मारी देवी मेरे सामने आ गई थी और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके बाद से कभी भी यहाँ पर अकेले नहीं आया। फिर वहाँ उन दोनों को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही। सामने देखते हैं कि एक
छोटी सी बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है, रो रही है। तब दामोदर सभी गांव वालों को बुलाता है और कहता है कि यहाँ एक बच्ची मिली है। इधर टॉबी को तालाब में से एक नथनी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है और गांव वाले कहते हैं कि हम लोगों में से किसी का भी ये बच्चा नहीं है और सभी पुलिस को बात बताने के लिए कहने लगते हैं। पर वहाँ टॉबी आता है और आकर बच्चे को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब संपत को पता चल गया था कि टॉबी की अपनी बेटी नहीं है। टॉबी उस बच्ची को खुद पालने लगता है। फिर एक दिन टॉबी अपनी बच्ची को लेकर फादर के पास चला जाता है और उसका नामकरण करने के लिए फादर को कहता है। फादर बच्ची का नाम जेनी रखते हैं। ये सुनकर टॉबी बहुत खुश होता है और देखते ही देखते जेनी थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब टॉबी जेनी को स्कूल में भर्ती करवा देता है और उसे पढ़ाने लिखाने लगता है। टॉबी जेनी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। फिर एक दिन टॉबी दामोदर के साथ जेनी को लेकर दारू पीने के लिए चला जाता है, मगर दुकानदार उसे पिलाने को मना कर देता है क्योंकि टॉबी के ऊपर दुकानदार का बहुत उधार हो गया था। टॉबी उधर चुकाने के लिए अपने पास रखी हुई नाक की नथनी दिखाता है। तब दामोदर कहता है कि इसके लिए कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देगा। फिर टॉबी एक जुगाड़ लगाता है और खुद से ही दारू बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दारू बनाने के चक्कर में वहाँ छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है जिस कारण टॉबी, दामोदर और जेनी को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस वाले उन तीनों से पूछते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। तब दामोदर कहता है कि तारपीन ऑयल गर्म करते हुए ऐसा ब्लास्ट हो गया। तभी वहाँ पर एक और लड़की पकड़ कर लाई जाती है जिसका नाम था सावित्री। सावित्री के नाम पर कंप्लेंट हुई थी कि वो गाँव में बदनाम है क्योंकि वो दूसरे मर्दों के साथ सोती है। पुलिस वाले सावित्री को सावधान रहने के लिए कहते हैं और आगे से ऐसा धंधा करने के लिए मना करते हैं और उसे जाने देते हैं और साथ में ही टॉबी और दामोदर जेनी को भी छोड़ देते हैं। लेकिन टॉबी सावित्री को देखकर उसे पसंद करने लगा था। ये बात टॉबी जेनी को बताता है। अगले दिन टॉबी जेनी को लेकर सावित्री के घर के बाहर आ गया था और टॉबी एक पेपर पर आई लव यू लिखकर सावित्री को देने की सोच रहा था, लेकिन उसे बहुत घबराहट हो रही थी। इसीलिए जेनी वो पेपर्स लेकर सावित्री के पास चली जाती है और कहती है टॉबी तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। इसके बाद टॉबी सावित्री दोनों मिलना शुरू करते हैं और सावित्री अपने बारे में बताती है कि वो अपना खर्चा चलाने के लिए गैर मर्दों के साथ सोती है। ये सुनकर टॉबी थोड़ा उदास हो गया था। सावित्री शादी करने से मना कर देती है, लेकिन टॉबी के साथ वो दोस्ती कर लेती है। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं। फिर एक दिन टॉबी सावित्री को एक दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए देख लेता है। ये देखकर टॉबी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और सावित्री से बात करना बंद कर देता है और सावित्री भी टॉबी से नाराज हो गई। फिर एक दिन जेनी दोनों को बात कराने की कोशिश करती है। टॉबी को समझाती है कि जब उसके घर में कोई नहीं रहता तब तुम उससे मिलने के लिए जाना, और इसके बाद टॉबी और सावित्री के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही करते करते जेनी अब और बड़ी हो गई थी और वो हाई स्कूल में पढ़ने लगी। एक दिन स्कूल का टीचर जेनी को अकेले क्लासरूम में बुलाता है और जेनी का यूनिफॉर्म ठीक करने लगता है। तब जेनी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने जूता निकालकर टीचर को मारने के लिए भागती है। घर आने के बाद जेनी सावित्री को बताती है कि कल से वो स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन सावित्री उसे समझाती है अगर पढ़ोगी नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी हो जाएगी। इसके बाद जेनी मछली बेचना शुरू करती है और थोड़े पैसे कमाने लगती है। एक रात को टॉबी चोरी चुपके सावित्री के घर आने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री टॉबी के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है और टॉबी सावित्री से शादी करने के लिए बोलता है। सावित्री कहती है पहले जाकर अपने लिए एक घर बनाओ, अपनी बेटी की शादी कराओ, उसके बाद तुमसे शादी करूंगी। घर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए टॉबी बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, लेकिन बैंक मैनेजर लोन देने से मना कर देता है। फिर टॉबी दूसरे बैंक में जाता है, दूसरा भी मना कर देता है, उसे लोन नहीं मिलता। सावित्री को ये बात बहुत खटक रही थी कि उसे उसकी बेटी के लिए मैंने घर बनाने के लिए कहा है, लेकिन अनजाने में टॉबी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गाँव में संतोष आकर किसी की गुम हो जाने की फोटो लगा देता है। इसका मतलब ये कि वो आदमी 4 दिन के अंदर गायब हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन हम आनंद को देखते हैं जिसकी मटन की दुकान थी। वहाँ उससे मिलने संतोष आता है और उसके पूरे दुकान पर केरोसिन तेल डालने लगा है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझसे चिकन नहीं खरीदा तो मैं तुझे यहाँ धंधा नहीं करने दूंगा। ये कहकर संतोष वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आनंद अपना धंधा बंद नहीं कर रहा था और उसकी भनक संतोष के आदमियों को लग जाती है और उसके बाद पूरे गाँव में आनंद की तस्वीर लगा दी जाती है कि वो लापता हो गया है। इसका मतलब ये कि 4 दिन के अंदर आनंद मारा जाएगा। आनंद अपने आदमियों से कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर उसके आदमी कहते हैं कि हम अगर संतोष को मार दें ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। इस काम को करने के लिए सभी लोग टॉबी के पास जाते हैं। टॉबी कहता है कि मुझे घर बनाना है। आनंद टॉबी के लिए घर बनाने के लिए मान जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में 3 ट्रक भर के बकरे लाए जाते हैं और तीनों ट्रक आनंद की दुकान के बाहर लाए जाते हैं और इन बकरों को लाने की खबर संतोष को मिल जाती है और संतोष अपने आदमियों के साथ आनंद की दुकान की ओर निकल पड़ता है। इधर आनंद तीनों ट्रक के बकरे को देखकर घबराने लगता है। ये सारे बकरों को कौन लाया? ड्राइवर से वहां से ले जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर संतोष अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था और आनंद से पूछता है कि अगर तुमने ये माल नहीं मंगाया तो किसने मंगाया? तभी टॉबी अपना हाथ उठाता है, सभी को हाथ दिखाता है और कहता है मैं ही यहाँ पे सारा माल लेकर आया हूँ और एक एक करके संतोष के सारे आदमियों को मारने लगता है। आखिरी में संतोष का गला काट कर मार डालता है। ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर पुलिस आकर टॉबी को ले जाती है और ये सब जेनी भी देख लेती है और टॉबी को देखने के लिए जेल भी जाती है और रोने लगती है। लेकिन टॉबी जेनी से कहता है कि उसे जेनी के लिए घर बनवा लिया है। इसके बाद प्रेजेंट समय में संपत और कौशल अब्बा दोनों जेनी से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं, मगर घर में जेनी नहीं मिलती। उसकी पड़ोसी शालिनी बताती है कि जेनी यहीं कहीं होगी, उसकी बेटी हमारे घर में खेल रही है। संपत पूछता है टॉबी की जिंदगी में और क्या क्या हुआ। शालिनी कहती है कि आनंद का मटन बेचने का धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया, जिसके बाद पूरे शहर में उसका राज चलने लगा और वो सोने चांदी की स्मगलिंग भी करता था। एक दिन उसके बोट में पुलिस की रेड पड़ी। पुलिस वाले उसको वार्निंग देते हैं कि जल्दी उसके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे और उसे जेल ले जाएंगे। ये सुनकर आनंद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। इधर हम देखते हैं टॉबी जेल से रिहा हो जाता है और उसे लेने के लिए जेनी दामोदर आते हैं। तब टॉबी घर पहुंचता है और वो देखता है कि सावित्री ने दूसरी शादी कर ली है। ये देखकर टॉबी हैरान हो जाता है और रात के समय सावित्री के घर के बाहर नाचने लगता है। जेनी आकर टॉबी को अपने साथ लेकर घर चली जाती। फिर एक दिन टॉबी और जेनी दोनों बोट के किनारे मछली बेच रहे थे और जेनी को एक लड़का पसंद करने लगता है। उस लड़के का नाम था प्रशांत। तभी वहाँ आनंद आता है और टॉबी को मछली बेचता देख लेता है और कहता है कि तेरे लिए मेरे घर पर बहुत सारा काम है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन जेनी टॉबी को आनंद के पास जाने से मना करती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि टॉबी के घर में एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था ये जमीन सरकार की है और उसे ये घर खाली करना होगा। ये बात टॉबी आनंद को बताता है। आनंद एक फोन लगाता है, टॉबी को उसका घर उसी के नाम पे करने के लिए कहता है। आनंद कहता है कि तेरा घर तेरे नाम पर हो जाएगा, मगर तुझे मेरा एक काम करना होगा। आनंद एक ग्राइंडिंग मशीन का उद्घाटन करता है और टॉबी को एक आदमी को मारने के लिए कहता है। इसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं कि आनंद की बोट में रेड मारने के लिए आए थे और उसे एक खबर मिलती है कि आनंद की एक और बोट आने वाली है, उसमें स्मगलिंग का सामान है। पुलिस वाले बोट की छानबीन करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर टॉबी भी पहुंच जाता है और उस पुलिस वाले को मारकर उसकी बॉडी वही ग्राइंडिंग मशीन में पीस डालता है। उसकी पिसी हुई बॉडी को जंगलों में फेंक देता है। ऐसे ही करते करते आनंद अपने गांव में इलेक्शन का उम्मीदवार बनने के लिए खड़ा हो गया था और वो अपने अपोनेंट को मारने के लिए टॉबी का सहारा लेता है, जिसके लिए वो अपने सभी अपोनेंट को मारने के लिए कहता है। अब ये बात प्रशांत जेनी को बताता है कि तेरे पिता सभी लोगों को गायब कर रहे हैं। तो जेनी आनंद के घर पहुंच जाती है। सभी लोगों के सामने आनंद को डांटने लगती है और कहती है टॉबी से तुम सारा काम करवाते हो, तुमसे तो कोई काम होता नहीं है, और उसके मुंह पे पैसे फेंक कर मारती है और कहती है कि आगे से टॉबी से मिलने मत आना। आनंद बहुत गुस्सा हो जाता है, सारे पैसे इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है और उसी रात हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आकर टॉबी को चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर देते हैं। इस बात की खबर दामोदर आनंद को बता देता है। आनंद दामोदर से कहता है जेनी से कहने के लिए कि मुझसे बात करे। इसके बाद जेनी आनंद से मिलने के लिए उसके घर जाती है, मगर आनंद उससे नहीं मिलता और आनंद के आदमी जेनी को बताते हैं कि आनंद खुद तेरे घर आकर तुझसे बात कर लेगा। उस रात आनंद जेनी के घर पर जाता है और उससे कहता है कि मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे पिताजी जेल से छूट जाएंगे। अगले ही दिन टॉबी जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन टॉबी को हर बार पुलिस किसी न किसी कारण की वजह से जेल में बंद कर रही थी और आनंद हर बार टॉबी को रिहा करा देता था। ऐसे ही एक दिन टॉबी जेनी के पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जेनी पहुंच जाती है और उन पैसों को रखने के लिए कहती है। ये कहते कहते जेनी नीचे बैठ जाती है और टॉबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर जेनी ऐसा क्यों कर रही है। टॉबी देखता है कि जेनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देखकर वो हैरान हो गया था। टॉबी आनंद को अपने घर बुलाता है और आनंद जेनी से पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तभी वहाँ प्रशांत खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। ये सुनकर टॉबी बहुत गुस्सा जाता है और एक चाकू लेकर प्रशांत को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन जेनी टॉबी को धमकाने
धमकाने लगती है कि अगर तुमने प्रशांत को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टॉबी जेनी को अपनी बेटी की तरह पालता है और तभी उसकी वो बात सुनकर टॉबी रोने लगता है और घर छोड़कर मुर्दा घर में रहने चला जाता है। टॉबी जेनी से बात करना बंद कर देता है। इसके बाद जेनी प्रशांत के साथ शादी कर लेती है और देखते ही देखते जेनी की एक लड़की भी होती है। टॉबी हर समय जेनी के ऊपर नजर रखता था कि वो कैसी है, प्रशांत उसका ख्याल रख रहा है या नहीं, मगर जेनी प्रशांत के साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन हम देखते हैं आनंद की बोट में फिर से पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वाला आनंद से कहता है अगर 50% मुनाफा हमें नहीं मिला तो हम सारा माल सरकार को सौंप देंगे। आनंद डर जाता है और 50% मुनाफा देने के लिए मान जाता है, मगर इन सब के पीछे पुलिस वाले को कौन खबर पहुंचा रहा था, आनंद ये सब जानना चाहता था। इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कि सारे बोट वालों से कह देने के लिए कि अगले 2 दिनों में एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। उसी रात आनंद की एक बोट में फिर से पुलिस वाले आके रेड करते हैं, मगर वहाँ उन्हें सिर्फ आलू मिलता है। तभी आनंद को पता चलता है कि पुलिस को खबर प्रशांत ने दी थी। आनंद अपने आदमियों से कहता है प्रशांत को मार डालने के लिए। इसके बाद आनंद अपने आदमियों के साथ टॉबी से मिलने जाता है, क्योंकि प्रशांत टॉबी का दामाद है। मुर्दा घर पहुंचने के बाद आनंद के आदमी बताते हैं कि टॉबी अपने दामाद के चलते यहाँ मुर्दा घर में रहने लगा है। आनंद टॉबी से कहता है प्रशांत की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और तू भी प्रशांत से बहुत गुस्सा है, इसीलिए अच्छा है कि तू प्रशांत को जाकर मार दे, नहीं तो मैं प्रशांत को मार दूंगा। आनंद टॉबी को प्रशांत को मारने के लिए मना लेता है। इसके बाद आनंद अपने आदमियों से कहता है टॉबी के घर के बाहर रहने के लिए। इधर टॉबी प्रशांत को मारने के लिए उसके घर की ओर चलने लगता है। घर पहुंचने के बाद टॉबी देखता है कि वहां पर जेनी नहीं है और प्रशांत सो रहा था। टॉबी अपना गमछा निकाल कर प्रशांत का गला दबोचने की कोशिश करता है। इधर हम जेनी को देखते हैं जो राशन की दुकान से राशन का सामान लेकर घर वापस आ रही थी और जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचती है वो देखती है टॉबी प्रशांत का गला दबाकर मार रहा था। जेनी तुरंत प्रशांत को बचा लेती है और प्रशांत वहां से बाहर भाग जाता है और जेनी टॉबी से कहती है तेरा दामाद है, लेकिन टॉबी कहता है उसने तेरे से शादी की है और उसी वजह से तू माँ बन गई है। लेकिन असल बात हमें अब पता चलती है जब जेनी बताती है कि जिस समय टॉबी जेल में बंद था उसे छुड़ाने के लिए आनंद उसके घर आता था और उसी रात आनंद जेनी के साथ सोया था और उसके लिए एक सिक्का छोड़कर जाता था। जितने भी सिक्के जेनी के पास जमा थे उतनी बार आनंद जेनी के साथ सोया था। ये बात जानने के बाद टॉबी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर आनंद को मारने के लिए चलता है, मगर जेनी समझाती है कि अगर तू आनंद को मार देगा तो फिर तुझे जेल हो जाएगी और जो लोग तुझे बाहर निकालेंगे उनके साथ मुझे सोना पड़ेगा। इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। टॉबी बहुत रोने लगता है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन अगले दिन जेनी देखती है टॉबी घर पर नहीं था और जेनी पूरे गांव में टॉबी को ढूंढने लगती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं टॉबी बस के नीचे उतरता है और वापस अपने घर प्रशांत से मिलने के लिए जाता है। आनंद के आदमी वहां पर आ जाते हैं और टॉबी और प्रशांत को बुरी तरीके मारने लगते हैं। इसके बाद टॉबी और प्रशांत को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन प्रशांत इतनी बुरी तरीके घायल हो चुका था कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन टॉबी की हालत बहुत नाजुक थी। इधर संपत और कौशल अप्पा और फादर जीसस तीनों टॉबी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। जेनी की पड़ोसी शालिनी फादर से कहती है जेनी की बेटी को मेला दिखाने ले जाइए। इधर कौशल अप्पा संपत से कहते हैं आप भी मेला देखने के लिए चले जाओ, वहां जाकर आपको अच्छा लगेगा। इधर डॉक्टर शालिनी को बताते हैं कि टॉबी जिंदा रहकर करेगा भी तो क्या, क्योंकि जेनी भी मर चुकी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब टॉबी हॉस्पिटल में एडमिट था जेनी एक चाकू उठाकर आनंद की दुकान में चली जाती है और आनंद के ऊपर हमला करती है और डॉक्टर भी जेनी का पीछा करते हैं और आनंद की दुकान तक पहुंच जाते हैं और डॉक्टर देखता है कि आनंद ने जेनी को मार दिया है। डर के मारे वो वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। जब डॉक्टर ये सारी बात शालिनी को बता रहे थे तब वो देखते हैं कि टॉबी होश में आ चुका है और वो डॉक्टर की सारी बातें सुन लेता है। टॉबी बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसकी बेटी जेनी इस दुनिया में नहीं रही। उसको उसकी बेटी की नथनी मिल जाती है और टॉबी इस हालत में एक आदमी के पास चला जाता है और तब आदमी अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने के लिए निकल रहा था। टॉबी बताता है कि उसे अपनी नाक में छेद करवाना है, लेकिन वो आदमी कहता है ये काम करने के लिए पहले मैं तुलसी की पूजा करता हूँ। टॉबी एक साड़ी पहन लेता है और वो आदमी तुलसी की पूजा करने लगता है। तुलसी की पूजा करने के बाद वो आदमी टॉबी की नाक में छेद कर देता है और उसके बाद टॉबी अपनी बेटी की नथनी पहन लेता है। और यहाँ मेले में देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोग घोड़े की सवारी करने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर वहाँ के लोग घोड़े वालों को समझाते हैं कि यहाँ और कोई सवारी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ मारी देवी घोड़े पर बैठकर आती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पंडित मारी देवी की पूजा शुरू कर देते हैं। आनंद भी अपने आदमियों के साथ मेले में पहुंच जाता है मारी देवी की पूजा करने के लिए। तभी हम देखते हैं घोड़े पर सवार होकर टॉबी उस मेले में पहुंच जाता है और वो मारी देवी की तरह ही लग रहा था। नाक में नथनी पहने हुए
घोड़े से उतर जाता है और एक एक करके आनंद के आदमी को मारने लगता है। यहाँ हम संपत को देखते हैं जो मेले में पहुंच जाता है। टॉबी को लड़ता देखकर कौशल अप्पा को कॉल करके बताता है जल्दी मेले में आने के लिए और साथ में बंदूक भी लाने के लिए। टॉबी आनंद के सभी आदमियों को मार देता है और उसके बाद आनंद को भी पीटने लगता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में टॉबी तलवार उठाकर आनंद का गला काट देता है और ये देखकर संपत टॉबी को गोली मार देता है। ये सारी घटना को देखकर वहाँ सभी गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। संपत फिर से टॉबी के ऊपर गोली चला देता है। इसके कारण टॉबी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर फादर जेनी की बेटी को लेकर वहाँ आ गए थे। जेनी की बेटी दौड़ते हुए टॉबी के पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉबी मर चुका था और फादर जेनी की बेटी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली कहानियों में आप अगर चाहते हैं कि हॉलीवुड पिक्चर्स की भी कहानियां हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम भी चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।